हाँ जी। इंट्रोडक्शन दीजिएगा थोड़ा सा अपना, क्या नाम है, क्या बैकग्राउंड है आप लोगों का? हिपा। चलिए, वेरी गुड। हमारे मतलब की हो। हाँ जी, दोनों हिपा हैं। चलो, नाम याद करने में आसानी होगी। हाँ, इंटर कॉमर्स है। चलो, गुड है। कोई लेक्चर तो नहीं देखा होगा अभी तक, या देख लिया डेमो लेक्चर? अच्छा, आप ऑनलाइन ले रही थी। हाँ हिबा, आप तो ऑनलाइन थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कर दो अगर शोर हो रहा है ना। हाँ, कर दो, कर दो। अच्छा जी, ये प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन क्लास लेने में। इस वक्त कोई एक स्टूडेंट भी नहीं है कि जब आप घर पे होते हैं तो आप कहते हैं यार ले लेंगे, अभी सो जाते हैं। तो इसलिए फ़िज़िकल क्लास लेना जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक दफ़ा आप घर से निकल जाते हैं ना तो उसके बाद आंखें खुल जाती हैं। अच्छा जी, तो क्योंकि आप लोगों ने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग तो देखी हुई है तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसमें ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए थे, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल एंड रॉबिन्स। फर्दर हमने नेचर पे बात करी थी इकोनॉमिक्स की, ठीक है, कि क्या इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है, देन पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स थे, तो अगर नहीं, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स को दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो जो अभी हम इंशाल्लाह आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे, स्मॉल लेवल पे बात कर रहा होता है, जबकि मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं। तो ये सारी स्लाइड्स हमारी डिस्कशन में हो गई थी, क्योंकि बहुत दफ़ा इनको रिवाइज करवा चुकी हूँ तो मैं दोबारा नहीं करवा रही। आई थिंक लास्ट स्लाइड हमारी रह गई थी, जस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने डिस्कस किया था, और उसकी नेक्स्ट स्लाइड एक थी जो रिमेनिंग थी। उसके बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो हमारा असल कॉन्सेप्ट है आज का। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आइडिया याद है? क्या बताया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट दैट फॉरगॉन, ठीक है ना। जब भी हम कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में देयर इज़ नो फ्री लंच, हर डिसीजन की कोई ना कोई कॉस्ट है जो आपको बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जो आपने डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को लेने की वजह से जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट आपने सेक्रीफाइस करा, फॉरगॉन करा, जो आप कर सकते थे अदरवाइज, अगर आप ये ना करते तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैंने एक पिक्चर अटैच कर दी है ताकि आपको उससे भी एक आइडिया हो जाए कि भाई जॉन ने पूरी रात जो है वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ा और वो सो नहीं पाया। नेक्स्ट डे जॉन इज़ वेरी स्लीपी, तो वो जो पूरी रात उसने स्टडी कर रही है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? अ गुड नाइट स्लीप, जो उसको सेक्रीफाइस करनी पड़ी, फॉरगो करनी पड़ी। तो जो भी डिसीजन मेकिंग हम कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए कोई ना कोई कॉस्ट ज़रूर बेयर करते हैं, बग़ैर कॉस्ट के कोई डिसीजन नहीं ले सकते हम। अच्छा, अब ये छोटी सी स्लाइड है, सिंपल सी, जो सिर्फ आपको ये बता रही है कि हमने जो एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी डिस्कस करे थे, जिसमें हमने हाउस होल्ड्स, कंज्यूमर के हवाले से बात करी थी कि किसे कहते हैं, फर्म्स कौन होती हैं, गवर्नमेंट किसे कहते हैं। तो हमने कहा कि ये सारे इकोनॉमिक एजेंट्स, अगर आपको याद हो तो ये इकोनॉमिक एक्टर्स जिन्हें हम कह रहे थे, ये कौन होते हैं? जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो डिसीजन ले रहे होते हैं। अभी क्या डिसीजन ले रहे होते हैं और ये क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रहे होते हैं? देखिए, सिंपल सी बात आपके सामने लिखी हुई है कि जो हाउस होल्ड है, जिसे हम कंज्यूमर भी कहते हैं, ये क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रहा होगा कि इसके पास जो मनी है वो क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। अब वो डिसाइड करेगा कि मैं इस पैसे को गुड ए पे खर्च करूँ या गुड बी पे खर्च करूँ। अगर उसने गुड ए पे स्पेंड करा तो गुड बी पे जो वो स्पेंड नहीं कर पाया या जो उससे बेनिफिट नहीं ले पाया, वो क्या हो गई? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। इसी
इसी तरीके से फर्म्स क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रही होती हैं। फर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, लेकिन फर्म के पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो हर चीज़ प्रोड्यूस कर ले। तो उनको डिसाइड करना पड़ता है कि भाई ये गिवन रिसोर्सेज हैं, इनको यूज़ करते हुए मैं गुड ए सप्लाई करूँ या गुड बी को सप्लाई करूँ। अगर वो डिसाइड करते हैं कि भाई हम गुड ए को सप्लाई करेंगे तो गुड बी को सप्लाई करने पे जो प्रॉफिट हो सकता था वो उन्हें क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो बस वो यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस स्लाइड में कि हर इकोनॉमिक एजेंट कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर कर रहा है डिसीजन मेकिंग करते हुए। जैसे कि गवर्नमेंट का हम कहते हैं भाई गवर्नमेंट ने डिफेंस पे लगा दिया बहुत ज़्यादा, सुना होगा आपने, इस हवाले से काफ़ी डिबेट चलती है पाकिस्तान में कि भाई जब बजट आता है यही कहानी शुरू हो जाती है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट पे डिफेंस पे इतना लगा दिया। तो लोग क्यों इस पर इतनी डिबेट करते हैं, क्योंकि जब आप डिफेंस पे ज़्यादा लगा रहे हो तो फिर एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और अदर सेक्टर्स के लिए पैसे क्या, फंड्स क्या हैं आपके लिए, कम बच रहे हैं। हम हर साल ऑन एवरेज एजुकेशन पे जस्ट जीडीपी का 2% लगा रहे होते हैं, विच इज़ वेरी मिनिमम। मतलब आप कह लो कि साउथ एशिया में सबसे कम जो स्पेंडिंग होती है एजुकेशन में वो पाकिस्तान में हो रही होती है। तो हम अगर किसी दूसरे सेक्टर पे बहुत ज़्यादा लगा देंगे, अगर एक सेक्टर पे बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर देंगे तो बाकी सेक्टर हमें क्या करने पड़ेंगे, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है क्योंकि बाकी सेक्टर सफ़र करेंगे, ठीक है ना। तो हर डिसीजन मेकिंग की कोई ना कोई कॉस्ट होती है और ये स्लाइड आपको वही बात समझाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि हमारी थीम ये है कि भाई चैप्टर 1 के 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 यहाँ पे आप समझ लो एंड हो जाता है, ठीक है। मैं आपको स्टडी टेक्स्ट से भी दिखा देती हूँ ताकि आपको स्टडी टेक्स्ट को भी देखना से आप फेमिलियर रहें कि ये भी कोई चीज़ है। बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्हें ये स्लाइड इतनी फिजिबल रहती हैं, वो कहते हैं भाई स्लाइड ही देख लो बाकी सब छोड़ दो। तो कोशिश करें कि जैसे जब भी टाइम मिले थोड़ा बहुत स्टडी टेक्स्ट को रीड कर लिया करें। देखिए सेक्शन 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, लाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसमें ये सारे टॉपिक हैं जो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, इनको एक दफ़ा ज़रूर रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हमने अपनी डिस्कशन हमारी हो गई है, ठीक है ना। 5 से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि मैंने आपको इसकी रीज़न बताई थी कि इसमें जो ग्राफ आ रहा है ना वो नॉन लीनियर है, ठीक है। मैंने कहा इकोनॉमिक्स में हम 2 तरीके के ग्राफ डिस्कस करेंगे, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। लीनियर ग्राफ्स स्टार्ट में करवाना थोड़ा सा अच्छा रहता है क्योंकि वो सिंपल होता है, ठीक है। उसमें जस्ट आपको रिलेशन बताना होता है कि भाई डाउनवर्ड स्लोप क्यों बन रहा है, अपवर्ड स्लोप क्यों बन रहा है। नॉन लीनियर में ये बताने के साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ता है कि इसका शेप ऐसा क्यों आ रहा है, वाई इट इज़ कॉनकेव या वाई इट इज़ कॉन्वेक्स, ठीक है ना। इसके भी पीछे रीज़न स्लोप के हवाले से भी काफ़ी थ्योरी बतानी पड़ती है। तो इस वजह से स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्टूडेंट को ये बताना सही नहीं रहेगा, इस वजह से मैं यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को रखकर उसके बाद मैं चैप्टर 2 पे आ जाती हूँ, ठीक है ना। तो हमेशा की तरह चैप्टर 2 यहाँ पे नहीं, चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भी इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई और चैप्टर याद हो या ना हो, ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से याद होता है, ठीक है। तो अब डिफरेंस देखिएगा कि क्या कोई डिफरेंस आपको फील हुआ इस चैप्टर को जब हमने रीड करा था इंटर में, तो फिर उस वक्त हमें क्या बातें समझ में आई थी और अभी क्या वैल्यू एडिशन हुई। मेरी कोशिश ये रहेगी कि कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको ज़रूर सीखने को मिले कि ये बात पहले नहीं पता थी, अब समझ में आ गई। देखिए भाई चैप्टर का जो नाम है वो आपको बता रहा होगा कि इस चैप्टर में ओवरऑल हम क्या डिस्कस करेंगे। बेसिकली मार्केट फोर्सेस, मैंने आपको बताया था कि डिमांड एंड सप्लाई को हम मार्केट फोर्सेस कहते हैं। हम जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पे बात करी थी तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि हम प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसी वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम प्राइस थ्योरी है। किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होती है, कैसे डिटर्मिन होती है, ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ रहे होते हैं। तो बेसिकली किसी भी चीज़ की प्राइस डिटर्मिन करने में 2 मार्केट फोर्सेस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हो गई भाई आपकी डिमांड, दूसरी हो गई सप्लाई। तो इस चैप्टर में हम डिमांड को, सप्लाई को बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन इन दोनों को कंबाइन करके हम मार्केट इक्विलिब्रियम देखेंगे कि भाई मार्केट इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, सही है जी।
तो टाइम वेस्ट किए बगैर आगे बढ़ते हैं। साजिद अली, मुझे बता दीजिएगा कि आवाज़ वगैरह क्लियर है आपकी तरफ। सबसे पहले मैंने मार्केट इन्वायरमेंट पे थोड़ी सी बात करी है। इसमें बहुत एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई हैं हमारे लिए। जस्ट फर्स्ट लाइन इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट किसे कहते हैं। इट इज़ दी मार्केट डेट ब्रिंग्स टुगेदर बायर्स एंड सेलर्स। मार्केट एक ऐसी जगह है, चाहे वो फिजिकल हो या वर्चुअल हो, जहाँ बायर और सेलर दोनों क्या हो रहे होते हैं, एक जगह जमा होते हैं और उनके दरमियान एक्सचेंज हो रहा होता है, इधर गुड्स का और सर्विसेज का। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट सच एज गुड्स मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स, फैक्टर्स मार्केट। गुड्स मार्केट में गुड्स की ट्रेड होती है, चाहे अच्छा इसमें याद रखना कि ये आपकी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ सकती हैं इसमें। फाइनेंशियल मार्केट्स में किसकी ट्रेड हो रही होती है, शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह की। ठीक है, जबकि फैक्टर्स मार्केट में किसकी ट्रेड होती है, आपकी लेबर, कैपिटल और ठीक है ना, आपके लैंड, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, पढ़ते ना हमने। ठीक है, हमारे इस सिलेबस में PRC3 के गुड्स मार्केट ही आपको देखने को मिलेगी। फैक्टर मार्केट का चंद एक दो ग्राफ आप देख लेंगे, अदरवाइज आपको गुड्स मार्केट ही थ्रू आउट दिख रही होगी। अच्छा जी, मार्केट्स कैन ऑल्सो भी लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल और वर्चुअल। कोई नई बात करी है, ऐसी बात जो हमें ना पता हो? सिंपल सी बात है, ये बात हमें पता है। तो जस्ट हमारे लिए फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट थी कि भाई मार्केट एक ऐसी प्लेस को कहते हैं जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों एक जगह जमा होते हैं और उनके दरमियान ट्रेड हो रही होती है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट में हमने कहा कि दो इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, डिमांड, दूसरी सप्लाई। तो चैप्टर में हम क्या करेंगे कि पहले डिमांड को डिटेल में डिस्कस करेंगे सेपरेट। जिस टाइम पे हम डिमांड के बारे में बात कर रहे होंगे उस टाइम पे हमें सप्लाई के बारे में नहीं सोचना। फिर हम सप्लाई को सेपरेट डिस्कस करेंगे। जब सप्लायर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो डिमांड के बारे में नहीं सोचना। उसके बाद थर्ड पार्ट में हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, सही है ना। तो सबसे पहले आपके सामने डिमांड की डेफिनेशन लिखी हुई है। कह रहे हैं कि भाई डिमांड इज दी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस। कह रहे हैं डिमांड किसी भी कमोडिटी की, कमोडिटी का मतलब क्या होता है, कमोडिटी हम प्रोडक्ट को कह रहे होते हैं, किसी भी गुड को कह रहे होते हैं। डिमांड किसी कमोडिटी की वो क्वांटिटी है जो कि कंज्यूमर ना सिर्फ विलिंग है, ठीक है, बल्कि एबल भी है उसको परचेज करने के। इससे हमें ये बात समझ में आई कि भाई तीन चीज़ें होंगी तो डिमांड कहलाएगी। अगर इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग होती है तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। सबसे पहले डिमांड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डिज़ायर होना, ख्वाहिश होना, कि भाई मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश है, भाई मैं ये लेना चाहती हूँ, सही है ना। दूसरी चीज़ क्या है, विलिंगनेस टू पे। सर, डिज़ायर और विलिंगनेस टू पे में क्या डिफरेंस है? डिज़ायर ख्वाहिश है, विलिंगनेस टू पे का क्या मतलब है, आप फ़ौरन इमीडिएटली उसको लेने को तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको तो यार आइसक्रीम खाने का बड़ा दिल कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप फ़ौरन अभी जाकर आइसक्रीम खाने को तैयार हो कि भाई अब मैं जाके आइसक्रीम लेकर आऊँगा, तो इट मीन्स डिज़ायर के साथ साथ विलिंगनेस भी है, ठीक है, आप फ़ौरन से रेडी हो उस चीज़ को ख़रीदने की। थर्ड चीज़, दिल भी कर रहा है, जाने को भी तैयार हो, लेकिन पैसे नहीं हैं। डिमांड बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। डिज़ायर है, ख्वाहिश है, जेब में पैसे भी हैं, लेकिन यार अभी कौन जाए नीचे, अभी दिल नहीं कर रहा, बाद में ले लेंगे, अच्छा रात में उतरूँगा तो ले लूँगा। डिमांड नहीं बनी, सही है ना, बात आ रही है समझ में। विलिंगनेस और डिज़ायर अगर ये दोनों नहीं होंगे तो ज़ाहिर एबिलिटी होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो समझाने का मकसद ये है कि डिमांड कब बनेगी, मैं आसान वर्ड्स में आप उसको ऐसे समझ रहे कि जब फाइनली एक चीज़ को डिमांड करेंगे कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो जब आप ये बोल रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए शॉप पे जाकर या ऑनलाइन आप ऑर्डर कर रहे हो या जो भी व्हाटएवर, तो उसका मतलब है ख्वाहिश भी है, आप फ़ौरन से उस चीज़ को लेना भी चाहते हो और एबिलिटी भी है, ठीक है ना। तो जब ये तीनों चीज़ें कंबाइन होंगी तो आपकी डिमांड जो है वो बनेगी। बात आ गई समझ में, मुश्किल बात तो नहीं है, आगे बढ़े। अच्छा, अब यहाँ पे दो टाइप्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट किया गया है, डायरेक्ट वर्सेस डिराइव डिमांड, ठीक है ना। शहबाज, आवाज़ क्लियर है? मुझे बता दीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कि उनकी तरफ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है।
ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि भाई डायरेक्ट डिमांड किसे कहते हैं और डिराइव डिमांड किसे कहते हैं। डायरेक्ट डिमांड सबसे पहले समझ लेते हैं। कह रहे हैं डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स और गुड्स विच कंज्यूमर बाय डायरेक्टली टू सेटिस्फाई इट्स नीड आर नोन एज डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, यानी उन चीज़ों की डिमांड जो कि कंज्यूमर गुड्स हैं, जो जिनकी डिमांड कंज्यूमर कर रहा होता है डायरेक्टली टू बाय इट टू सेटिस्फाई इट्स नीड का क्या मतलब है। कंज्यूमर कोई चीज़ खरीद के उसकी कोई प्रोडक्शन तो नहीं करता ना, उससे कोई चीज़ बना तो नहीं रहा होता ना। कंज्यूमर जब भी कोई चीज़ ख़रीदता है तो उसका मकसद क्या होता है कि उसको बस यूज़ करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना है। ठीक है ना। तो कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड होती है, जिन्हें कंज्यूमर डिमांड करता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उस डिमांड को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिमांड। एग्जाम्पल लिख रहे हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर फूड, डिमांड फॉर क्लोथिंग, ये सब आपकी डायरेक्ट डिमांड है। अच्छा, जो दूसरी डिमांड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, उसका नाम भी क्या है, डिराइव्ड। डिराइव का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ से निकली हुई, डिराइव हुई हुई। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि भाई दही जो है वो दूध का डेरिवेटिव है। दही दूध का डेरिवेटिव है क्योंकि दही दूध से क्या हुआ हुआ है, डिराइव हुआ हुआ है। ओके, तो डिराइव डिमांड एक ऐसी डिमांड होगी जो किसी दूसरी डिमांड से डिराइव हुई हुई होगी, किसी दूसरी डिमांड से निकली हुई होगी, या किसी दूसरी डिमांड की वजह से हो रही होगी। ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि भाई डिराइव डिमांड में क्या आ जाएगा, कह रहे हैं डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज डिराइव डिमांड। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड को हम क्या कहेंगे, डिराइव डिमांड। हमने कहा भाई अभी भी मतलब समझ में नहीं आया। कह रहे हैं कि वो डिमांड किसकी तरफ से आ रही थी, कंज्यूमर की तरफ से आ रही थी। डिराइव डिमांड किसकी तरफ से आ रही है, प्रोड्यूसर की तरफ से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में कंज्यूमर्स जो हैं वो फर्नीचर की डिमांड इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स सपोज। अब अगर कोई कंज्यूमर फर्नीचर ख़रीद रहा है तो वो फर्नीचर ख़रीद के कोई उस पर काम तो नहीं करेगा ना, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ले रहा है ना, तो उसको इस्तेमाल करना है उस फर्नीचर को। तो डिमांड फॉर फर्नीचर क्या है आपकी, कौन सी डिमांड कहलाएगी, ये डायरेक्ट डिमांड, क्योंकि ये कंज्यूमर साइड से आ रही है। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही प्रोड्यूसर को पता चलेगा कि भाई मार्केट में फर्नीचर की डिमांड बढ़ गई है, तो प्रोड्यूसर क्या कोशिश करेंगे, फर्नीचर को ज़्यादा बनाने की। ठीक है, उस डिमांड को मीट करने की। अब फर्नीचर को बनाने के लिए जाहिर है कि प्रोड्यूसर्स को बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड हैं। ज़्यादा डिमांड को मीट करने के लिए आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए। ठीक है ना, ज़्यादा लेबर चाहिए। ठीक है, आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा रिक्वायर्ड है, वुड चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो जैसे ही प्रोड्यूसर्स को पता चला कि कंज्यूमर्स ने फर्नीचर की डिमांड बढ़ा दी है, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो डिमांड फॉर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज। ये डिमांड क्यों बढ़ी, क्योंकि फर्नीचर की डिमांड बढ़ी है। तो ये जो डिमांड बढ़ी है ये इस डिमांड की वजह से बढ़ी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कौन सी डिमांड है, डिराइव डिमांड, क्योंकि ये खुद से नहीं बढ़ गई, ये उस डिमांड के बढ़ने की वजह से बढ़ी है। ठीक है ना, इस वजह से हमने इसको जो है वो डिराइव डिमांड का नाम दिया है। आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड वैसे भी कभी भी कंज्यूमर साइड से नहीं हो सकती। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कौन कर रहा होता है, फर्म्स कर रही होती है, क्योंकि उन्हें उसके थ्रू प्रोडक्शन करनी होती है। कंज्यूमर्स की फंक्शन में हमने ये नहीं पढ़ा था कि वो प्रोडक्शन करेंगे, वो कंजम्पशन करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को की टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। ठीक है जी, कोई मुश्किल बात, क्लियर है, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, जाग रहे हो। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी डिमांड को डिटर्मिन करते हैं। आप इसको फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड भी कह सकते हैं। वो फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी डिमांड को डिटर्मिन कर रहे होते हैं। ठीक है ना।
तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी डिमांड को डिटर्मिन करते हैं और जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड फ्लक्चुएट कर रही होती है, ठीक है ना। जिनमें जो सबसे की फैक्टर है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमारी डिमांड को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो क्या है, उस पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस, ठीक है ना। तो सबसे पहला फैक्टर जो आपके पास लिखा हुआ है वो है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और हम सबको इस बारे में पता है क्योंकि वी ऑल आर कंज्यूमर्स, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो हम पे क्या इम्पैक्ट आता है उसका, हमारी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आता है उसका। तो जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है, क्योंकि उस चीज़ को ख़रीदने की जो पावर है, जो परचेजिंग पावर है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम उस चीज़ की डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। यहाँ पे इन सारे डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करते हुए आपने अपने जहन में एक बात रखनी है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर फैक्टर की बात कर रहे होंगे तो उस फैक्टर का रिलेशन डिमांड के साथ देखते हुए हम किसी दूसरे फैक्टर को नहीं सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, तो उस टाइम पे हम ये नहीं सोचेंगे कि अगर इनकम ही हो गई तो, अगर टेस्ट चेंज हो गया तो, अगर फैशन में वो चीज़ ना हुई तो, ये सारे जैसे ही आपके जहन में अगर आई ना बात, तो आप समझ लें कि आप किसी दूसरे फैक्टर को चेंज करना है। तो अगर हम एक साथ 2-3 फैक्टर्स को चेंज करके डिमांड पे इफेक्ट देखना चाहेंगे तो नेट इफेक्ट निकालना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम देखना चाह रहे हैं कि प्राइस का डिमांड के साथ क्या रिलेशन है, प्योर रिलेशन, जब बाकी कोई फैक्टर चेंज ना हो रहा हो, जस्ट प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे क्या पड़ेगा, ठीक है ना। तो थ्रू आउट हमारी एक अजम्पशन हम ले रहे हैं कि भाई बाकी कोई फैक्टर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ जिस वक्त जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं वही चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो हम उस चीज़ की पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड कम कर देंगे, कम क्वांटिटी डिमांड करेंगे, प्राइस कम होगी तो हमारी परचेजिंग पावर, बाइंग पावर बढ़ जाएगी, हम उस चीज़ को पहले से ज़्यादा डिमांड करने लग जाएंगे। अच्छा जी, सेकेंड चीज़ क्या आ जाती है, कंज्यूमर इनकम, हिबा। कंज्यूमर इनकम के बढ़ने से नॉर्मली डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है, हिबा मजीद आप कह रहे थे, हिबा अमजद और हिबा नवीद, ठीक है, कोशिश करेंगे पूरा नाम ले लूँ मैं। हिबा नवीद, इनकम का डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, डिमांड पे क्या इफेक्ट नॉर्मली आता है, हमारी इनकम चेंज होती है तो हम अपनी डिमांड को कैसे चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम बढ़ गई, अब आप ज़्यादा डिमांड करोगे चीज़ों की या कम करोगे, ज़्यादा करोगे, क्योंकि इनकम बढ़ने से परचेजिंग पावर भी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, हम पहले से ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ों को। तो जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम डिमांड भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन इनकम एंड डिमांड, इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गुड कंसिडर्ड। याद रखिएगा कि भाई आपने इसमें टाइप ऑफ गुड भी जहन में रखना है। अब टाइप ऑफ गुड में आपको याद होगा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इनकम की बेसिस पर हमने मेनली, वैसे तो 3 टाइप्स पढ़ी थी, लेकिन मेनली हमने 2 टाइप में कैटेगराइज करा था उनको, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड। सुपीरियर तो नॉर्मल की ही एक्सट्रीम फॉर्म थी ना, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड। नॉर्मल गुड्स कौन से थे, जो जिनकी इनकम बढ़ने से हम डिमांड क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, इनकम कम होने से डिमांड कम कर रहे थे। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स थे जिनका इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन था, पॉजिटिव रिलेशन था। जबकि इन्फीरियर गुड्स कौन से थे, जिनका इनकम के साथ इनवर्स रिलेशन था, कि अगर हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो हम इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम कर देते हैं, अगर जिनकी इनकम कम होगी वो इन्फीरियर गुड्स को ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई नॉर्मली तो पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि टाइप ऑफ गुड कौन सा ले रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव रिलेशन आ जाएगा इनकम के साथ, और इन्फीरियर में आपके पास नेगेटिव रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा जी, थर्ड फैक्टर हमारे पास आ रहा है कि भाई किसी भी चीज़ की डिमांड को इफेक्ट उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस भी करती है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड किसे कहते हैं, कह रहे हैं भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपके वो गुड्स हैं जो कि एक साथ क्या हो रहे होते हैं,
यूज़ हो रहे होते हैं, यानी दोनों की डिमांड आप एक साथ कर रहे होगे, जॉइंट कंजम्पशन हो रही होती है जिनकी। फॉर एग्जाम्पल कि भाई बहुत सारे लोगों की आदत है कि भाई वो ब्रेड के साथ बटर लेंगे, तो ब्रेड एंड बटर आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बैट एंड बॉल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मोबाइल एंड मोबाइल चार्जर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके पास आ जाते हैं। कार एंड फ्यूल कॉम्प्लीमेंट्री, कार विदाउट फ्यूल आप यूज़ नहीं कर सकते ना, तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं? जो कि एक साथ यूज़ होते हैं, जिनकी आप जॉइंट डिमांड कर रहे होते हो। अब फॉर एग्जांपल कि हम दो चीज़ों की बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं टी एंड मिल्क की, को सेपरेट लिख लेते हैं यहाँ पे। हम कह रहे हैं कि भाई मिल्क की प्राइस क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन हम इसका इम्पैक्ट मिल्क की डिमांड पे नहीं देख रहे हैं, किसकी डिमांड पे देख रहे हैं? टी की डिमांड पे देख रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये बात तो हम फर्स्ट अपने फैक्टर में हमने समझ लिया था कि अगर किसी प्रोडक्ट की अपनी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि अगर उसकी प्राइस नहीं चेंज हो रही, टी की अपनी प्राइस सेम है, टी की अपनी प्राइस चेंज नहीं हो रही, पर अगर टी का जो कॉम्प्लीमेंट्री है, जो हमेशा टी के साथ यूज़ होता है, अगर वो एक्सपेंसिव हो जाता है लेट्स सपोज, तो क्या टी की डिमांड पे कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? तो हमेशा याद रखिएगा, वैसे तो आपको ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन पेपर में जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आपने डायरेक्टली जंप नहीं मारना, आपने हमेशा जो है वो आराम से सीक्वेंस वाइज चलना है। फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले ये सोचना है कि जब मिल्क की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग मिल्क की डिमांड क्या करेंगे? कम कर देंगे, और जब लोग मिल्क कम खरीदेंगे तो जाहिर है टी की डिमांड पे भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा, ठीक है। यानी कहने का मकसद है कि डायरेक्टली प्राइस ऑफ मिल्क का टी के साथ रिलेशन ना देखें। बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलें कि जिस चीज़ की प्राइस बढ़ी है उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, और फिर जिसकी डिमांड पे इफेक्ट देखना चाह रहे हैं उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो मिल्क एक्सपेंसिव होने से जब लोग मिल्क की कम डिमांड करेंगे तो टी की डिमांड भी क्या कर देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मिल्क कम खरीद रहे हो और टी की डिमांड उतनी ही है, ठीक है, क्योंकि दो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ना, एक साथ यूज़ होते हैं, सही है। तो हमने देखा कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी एक्सपेंसिव हो जाएगा तो भी डिमांड पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा होगा। बात आ गई समझ में? तो इसका रिलेशन बिल्कुल वैसी है जैसे हमने पढ़ा कि भाई फर्स्ट उसमें कि अपनी प्राइस बढ़ने से जैसे डिमांड में नेगेटिव इफेक्ट आता है, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ने से भी नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो ज़ाहिर है दोनों एक साथ इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और हमें पता है कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स हैं उनकी डिमांड सेम डायरेक्शन में मूव करती है। ये भी आप अपने जहन में रख सकते हो कि अगर मिल्क की डिमांड कम होगी तो टी की भी कम होगी, अगर मिल्क की डिमांड बढ़ेगी तो टी की डिमांड भी बढ़ेगी, यानी दोनों की डिमांड किस डायरेक्शन मूव कर रही है? बोलो भाई, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों की डिमांड सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। प्राइस का रिलेशन अगर आप इस तरीके से देख रहे हैं तो वो आप लिखेंगे कि भाई नेगेटिव रिलेशन है। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन जहन में? अच्छा जी, सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूट जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो रहे होते हैं, ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स उन्हें कहते हैं विच आर यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहे हैं कि भाई मैं कोशिश करती हूँ कि अब एग्जांपल्स भी इनकी ना लूँ, ठीक है। तो हम कह लेते हैं कोला, नेक्स्ट एंड फिज़अप, ठीक है, दे आर सब्स्टिट्यूट्स। और पेट्रोल एंड CNG दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स।
तरीके से कोई भी दो ब्रांड्स आपस में सब्स्टिट्यूट ही होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के ब्रांड हो, सोप के अंदर कोई ब्रांड ले लें, शैम्पू के अंदर कोई ब्रांड ले लें, ठीक है, रेस्टोरेंट्स कोई दो तरीके किस्म के ले लें, सब्स्टिट्यूट्स हैं। अच्छा, अब अगर कोई एक जो आपका सब्स्टिट्यूट है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, लेट्स सपोज मैंने कहा ना साजिद के मार्केट वर्चुअल भी होती है, जस्ट फिज़िकल नहीं होती। आपके लिहाज से क्या डेफिनेशन है इन 21st सेंचुरी? अच्छा जी, तो अगर आपका सब्स्टिट्यूट एक्सपेंसिव हो जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि अगर प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, तो कॉफ़ी की प्राइस बढ़ने की वजह से लोग कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा कर देंगे या कम कर देंगे? कम कर देंगे। तो जब लोग कॉफ़ी कम परचेज़ करेंगे तो उसका सब्स्टिट्यूट नॉर्मली किसे कंसिडर किया जाता है? टी को कंसिडर किया जाता है। जब लोग कॉफ़ी कम बाय करेंगे तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। ठीक है, तो प्राइस ऑफ कॉफ़ी के इंक्रीज़ होने से, क्योंकि लोगों ने कॉफ़ी की डिमांड कम कर दी, तो अब लोग स्विच कर रहे हैं फ्रॉम कॉफ़ी टू टी। इस वजह से टी की डिमांड आपकी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो पॉजिटिव रिलेशन आपके पास आ रहा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो डिमांड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। एक की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। एक की डिमांड कम होगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ी होगी, क्योंकि लोग एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर रहे होते हैं उसको। अगर कॉफ़ी की प्राइस कम हो जाती है, कॉफ़ी सस्ती हो जाती है, तो लोग कॉफ़ी ज़्यादा डिमांड करेंगे तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी मैंने इनिशियली एक बात बोली थी ना आपको कि एक साथ दोनों फैक्टर्स को चेंज बोलो नहीं करते, रीज़न नेट इफ़ेक्ट निकालना मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको देखना पड़ेगा वो कितने परसेंट बढ़ी है, ये कितने परसेंट बढ़ी है। तो जब हमें एक प्योर रिलेशन देखना होता है तो उस टाइम पर हम ये अजम्पशन लेते हैं कि भाई सिर्फ यही फैक्टर चेंज हो रहा है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में सारे फैक्टर्स एक साथ चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन जब आपको प्योर रिलेशन निकालना है कि सिर्फ इसकी प्राइस चेंज होने से प्योर इफेक्ट क्या आ सकता है डिमांड पर, तो आपको बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके लिए रिलेशन निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेस्ट। साजिद, मेरे ख्याल में ऑनलाइन ट्रेडिंग तो आप भी करते होंगे ना? मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है ऑनलाइन बाइंग परचेजिंग करना कोई भी चीज़। तो ऑनलाइन तो हमारे पास कोई एक एग्जांपल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अलीबाबा एक्सप्रेस है, ठीक है, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग से उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा भाई कोई ऑनलाइन मार्केट की आप एग्जांपल दें। हमारी तो जितने भी ब्रांड्स वगैरह सब कुछ एक तरीके से ऑनलाइन मार्केट्स ही कहलाएंगी ना, कि इसमें आप एक्सचेंज कर रहे होते हो गुड्स एंड सर्विसेज को। एक तरीके से आप कह लो कि फाइवर ये भी एक मार्केट ही है, जिसमें गुड्स का नहीं तो सर्विसेज का मेनली जो है वो ट्रेड हो रहा होता है कि भाई आपने कोई अपनी सर्विस दी किसी किस्म की, जिसकी बदले में जो है वो आपको रिटर्न मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। तो वर्चुअल मार्केट्स में तो बहुत सारी मार्केट्स आ जाती हैं, कोई एक एग्जांपल नहीं है, क्योंकि कोई स्टार्ट तो नहीं है कि भाई अभी ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ये तो एक टाइम हो गया इसको चलते हुए। तो इस तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेस्ट। तो हमारा टेस्ट भी हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है, ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है। हमारी पसंद नापसंद, हमें एक चीज़ पसंद है तो हम उस चीज़ को ज़्यादा डिमांड करते हैं, एक चीज़ पसंद नहीं है तो हम उसको कम डिमांड करेंगे। ठीक है, आपने टर्म गलत यूज़ करी है साजिद। इनटेंजिबल गुड को ही सर्विसेज कहते हैं। बेसिकली गुड्स की दो टाइप्स हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल।
अगर हम कह रहे हैं टेंजिबल गुड्स हैं तो वो हम फिजिकल गुड्स, ऐसी गुड्स की बात कर रहे हैं जिनकी डेफिनेशन टेंजिबल की हम कहते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम कह रहे हैं इनटेंजिबल गुड्स तो बेसिकली हमारा मतलब सर्विसेज है। तो ऑनलाइन मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की ही एक तरीके से ट्रेडिंग हो रही होती है। आप अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, फाइवर वगैरह पे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड हो रही होती हैं। टीचिंग भी ऑनलाइन जो है वो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, तो ये भी एक तरीके से सर्विसेज हो गई, ठीक है। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट समझ में आ रहे हैं साजिद आपको, या आप मार्केट में ही फंसे हुए हैं? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है वेदर कंडीशंस हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं। समर सीज़न है, विंटर सीज़न है, या क्लाउडी वेदर है, बहुत पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनकी डिमांड बढ़ जाती है इन सीजन्स में, तो वेदर भी हमारी डिमांड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है। ये सारे आसान से फैक्टर्स हैं, बस आपने कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट वाली बात याद रखनी है। एडवर्टाइजमेंट डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। कंपनीज मिलियंस बिलियंस स्पेंड कर रही होती हैं, रीज़न है ना इसके पीछे कोई ना कोई, हमारा टेस्ट चेंज कर देती है, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स का जब आई होंगी उससे पहले कोई सोच सकता था इस तरीके की कोई चीज़ पीने का, मतलब हम सोच ही नहीं सकते थे ये कोई चीज़ है, अब हम सोचते हैं, अब हम इसके बगैर नहीं रह पाते, ठीक है ना। तो टेस्ट डेवलप हो जाता है आपका थ्रू एडवर्टाइजमेंट, बार बार आपकी साइकी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसकी एक पूरा एक सब्जेक्ट है कि कैसे आप जो है इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है भाई चेंजेस इन पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ डिमांड भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे हम कहते हैं भाई पाकिस्तान की मार्केट बड़ी बड़ी है, तो हम कहते हैं ना फला जगह बहुत बड़ी मार्केट है। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि किस ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ फॉरेन कंपनीज़ भी बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि उन्हें पता है फॉरेन फर्म्स वगैरह को कि यार यहाँ पे जो है वो डिमांड है, मार्केट है बड़ी अच्छी, ठीक है ना, तो अच्छी सेल होगी हमारी। तो पॉपुलेशन भी डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है साजिद, असल में हम आगे आ गए थे थोड़ा सा, तो इस वजह से जब कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा हो आप उसी टाइम पे मुझे रोक दिया करें कि मिस मार्केट के हवाले से कोई बात पूछनी है या आपने ये फैक्टर डिस्कस कर रही हैं इसके हवाले से पूछनी है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जहन में क्वेश्चन आए पूछिए, क्वेश्चन पूछने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड, अच्छा जी, अब बेसिकली हमने किया क्या है, हमने कहा कि हम एक डिटर्मिनेंट हमने सबसे पहला पढ़ा था प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और उसका रिलेशन देखा था किसके ऊपर, डिमांड के ऊपर हमने उसका रिलेशन देखा था। हमने इसी को एक थ्योरी बना लिया, ठीक है ना, और नाम बड़ा ख़तरनाक सा है, उन्होंने उसको लॉ ऑफ डिमांड का नाम दिया। लॉ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टर्म है ना, लॉ की क्या डेफिनेशन कहलाती है? हाँ भाई साइंस वाले, लॉ किसे कहते हैं? जनरली कहा जाता है कि लॉ जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है, ऐसी कोई स्टेटमेंट, कोई ऐसी बात जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अब बहुत बड़ी बात है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यही प्राइस का डिमांड के साथ जो इन्वर्स रिलेशन है, जो नेगेटिव रिलेशन है, इसको लॉ बनाने के लिए हमने एक अजम्पशन ली, क्योंकि हमने कहा कि अगर हम ये अजम्पशन नहीं लेंगे, अभी अजम्पशन पे आ रहे हैं, अगर हम ये अजम्पशन नहीं लेंगे तो हो सकता है कि ये रिलेशन जो है वो आपका कहीं ना कहीं वायलेट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि भाई किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ हो गई लेकिन साथ ही साथ हमारी इनकम भी बढ़ गई, तो हो सकता है हम उस चीज़ की डिमांड कम करने के बजाय ज़्यादा कर दें, क्योंकि हमारी इनकम भी तो बढ़ी है, हमारी परचेसिंग पावर भी तो बढ़ गई। अब यहाँ पे तो रिलेशन वायलेट हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी क्या कहती है कि प्राइस और डिमांड का आपस में क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो हमने इस रिलेशन को वैलिड करने के लिए हमने एक अजम्पशन ले ली। हमने अजम्पशन क्या ली? सेट्रस पैरेबस।
ceteris paribus लैटिन टर्म है, इसका मतलब क्या है? अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। अब अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? हमने कहा जितने भी हमने नॉन प्राइस फैक्टर्स पढ़े अदर देन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जितने भी फैक्टर्स पढ़े हैं, कंज्यूमर की इनकम, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, समटाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने नॉन प्राइस फैक्टर कहा है तो इसमें प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री और प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट भी नहीं है। नहीं भाई, अदर देन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की अपनी प्राइस के अलावा बाकी जितने फैक्टर्स हैं वो सारे कौन से हैं? नॉन प्राइस फैक्टर्स। तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में अजम्पशन ली कि जब हम प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ रिलेशन देखेंगे तो बाकी सारे अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो ये ceteris paribus की अजम्पशन ही एक तरीके से इसको लॉ बना रही है। तो क्या भाई स्टेटमेंट समझ में आ रही है? द हायर द प्राइस ऑफ अ गुड द लोअर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द लोअर द प्राइस ऑफ अ गुड द ग्रेटर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। वही नेगेटिव रिलेशन है, कोई नई बात? कोई देखें, वो ये कह रहे हैं कि हमने ये इन्वर्स रिलेशन तो पढ़ लिया था। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि भाई जब भी किसी चीज़ पे सेल लगती है, जब भी किसी चीज़ की प्राइसेस कम होती हैं तो कंज्यूमर उसकी डिमांड क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। लेकिन इसमें कोई अदर फैक्टर अगर चेंज हो जाए अदर देन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल उस चीज़ पे सेल लगी है जिसका फैशन ही नहीं चल रहा, जो ट्रेंड में ही नहीं है, तो सेल लगने के बावजूद हो सकता है उसकी डिमांड पे खास फर्क ना आए। सही है ना? यहाँ रिलेशन नेगेटिव नहीं रहा ना? ठीक है, तो हमने कहा कि रिलेशनशिप को नेगेटिव रखने के लिए हम अजम्पशन लेंगे ceteris paribus की कि सारे फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? फैशन, ट्रेंड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस, सब्सिट्यूट गुड की प्राइस, हर चीज़ की फैक्टर्स क्या रहेंगे? आपके कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो नॉन प्राइस फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। अच्छा जी, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि इकोनॉमिक्स मैथडोलॉजी के लिहाज से साइंस जैसा है, क्योंकि इसमें भी हम कॉज और इफेक्ट रिलेशन देख रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ चेंज होगी तो इसका इफेक्ट इस पे आएगा। तो यहाँ पे भी हम दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं, प्राइस, दूसरी डिमांड। कॉज क्या है और इफेक्ट किस पे आ रहा है? प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे इफेक्ट देख रहे हैं या डिमांड के चेंज होने से प्राइस पे इफेक्ट देख रहे हैं? प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे इफेक्ट देख रहे हैं। ऑल्दो कि आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिस डिमांड के चेंज होने से भी तो प्राइस पे इफेक्ट आता है, लेकिन याद रखिएगा कि इस वक्त फ़िलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? क्वांटिटी डिमांड की। और जब भी हम क्वांटिटी डिमांड की टर्म यूज़ करते हैं तो हम हमेशा बात कर रहे होते हैं किस फैक्टर की? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की। तो हम कभी भी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते कि अगर क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई तो प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा। आपको आगे जाके इसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हमेशा ये डायरेक्शन जो है वो यहाँ से यहाँ आएगी। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, हमेशा क्वेश्चन ऐसा होगा। तो क्योंकि हम प्राइस को चेंज करके उसका इफेक्ट क्वांटिटी डिमांड पे देख रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है? प्राइस पे। इस वजह से हम कह रहे हैं क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? प्राइस पे डिपेंड कर रहा है। इस वजह से प्राइस क्या है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये बात हमें जहन में रखनी ज़रूरी है। फर्दर उन्होंने लास्ट हमने उसमें यही बात करी हुई है कि भाई लॉ ऑफ डिमांड हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इन्वर्स रिलेशन दिखाता है। ठीक है, इंशाल्लाह जो अभी डिमांड से रिलेटेड और कोई जहन में क्वेश्चन होगा वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम सीक्वेंस के थ्रू चलेंगे, जंप नहीं मारेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अच्छा जी, इकोनॉमिक्स में किसी भी थ्योरी को पढ़ने का क्या तरीक़ेकार होता है? 3 तरीके से हम किसी भी थ्योरी को स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे उसकी, जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट देखी। दूसरा तरीका क्या होता है, हम उसकी क्या करते हैं? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, शेड्यूल बनाते हैं हाइपोथेटिकल फिगर्स के थ्रू, जो वही स्टेटमेंट को ही प्रूव कर रही होती है। और थर्ड, इकोनॉमिस्ट का मोस्ट फेवरेट काम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उस टेबल के थ्रू हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में तो यही 3 सीक्वेंस होगी जिसको हम फॉलो करेंगे।
तो सबसे पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट देखी कि प्राइस ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्वांटिटी डिमांड के टर्म यूज़ कर रही हूँ, डिमांड के टर्म नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि आप आगे जाके पढ़ोगे कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड विद द अजम्पशन ऑफ सेट्रस पैरेबस। ये तो हो गई स्टेटमेंट एक तरीके से, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब आ जाते हैं टेबल पे, शेड्यूल पे। अब लॉ ऑफ डिमांड किन दो वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। तो शेड्यूल में भी हम यही दो वेरिएबल्स लेंगे, प्राइस और उसकी रेलेवेंट क्वांटिटी डिमांड। स्टेटमेंट ने हमें क्या बताया था कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकल फिगर्स ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि भाई प्राइस है 1 2 3 4 5, सिंपल फिगर्स जो हमें बस रिलेशनशिप को दिखाना है फिगर्स की फॉर्म में। तो मैंने इसमें प्राइसेस को क्या करते हुए दिखाया है, बढ़ाते हुए दिखाया, इंक्रीज़ करते हुए दिखाया है। तो मुझे क्वांटिटी डिमांड को क्या करके दिखाना होगा, डिक्रीज़ करके दिखाना होगा। तो जब प्राइस लो है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, सबसे ज़्यादा, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी क्वांटिटी डिमांड क्या होती जाएगी। स्टेटमेंट आपको प्रूफ होते हुए दिख रही है शेड्यूल के थ्रू, यानी आपने शेड्यूल सही बनाया है। तो आप यहाँ पे कोई भी फिगर्स ले सकते हैं। आपकी बुक में डिमांड कर्व भी नॉन लीनियर बना हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे ग्राफ्स हैं जिनको अगर हम लीनियर भी बना दें तो उसके पीछे की थ्योरी जो है वो आपकी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनके ग्राफ अगर नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर ही बनाना है। अगर आपने लीनियर बना ली तो सारी थ्योरी ही आपकी ख़राब हो जानी है, ठीक है ना। तो डिमांड कर्व को लीनियर भी बनाया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि मैं फर्स्ट ग्राफ लीनियर बना के समझाना चाह रही हूँ तो मैं लीनियर ग्राफ फॉलो करूँगी। तो अगर आप बुक में नॉन लीनियर कर्व देखें तो उसको देखकर परेशान नहीं होइएगा कि ये नॉन लीनियर क्यों बना हुआ है। अब आती है बात ग्राफ की, और इस अजम्पशन के साथ ग्राफ बनाएंगे कि आप पहली दफ़ा ग्राफ पढ़ रहे हैं। नॉर्मली और हमारे इस पूरे सिलेबस में जो ग्राफ हम फॉलो करेंगे वो 2 डायमेंशनल ग्राफ है, जिसमें 2 ही एक्सिस हैं, ठीक है। एक एक्सिस जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है हमारा, और वर्टिकल एक्सिस को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। जहाँ ये दोनों एक्सिस ज्वाइन कर रहे होते हैं, जहाँ इन दोनों की वैल्यूज़ 0 हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, ठीक है। ये सारी सिंपल बातें हैं, आप लोगों को पता होंगी। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल एक्स एक्सिस पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट होता है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट होता है। लेकिन इकोनॉमिस्ट इस रूल को फॉलो नहीं करते समटाइम्स। इकोनॉमिस्ट हमेशा प्राइस को वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ये एक प्रैक्टिस है इकोनॉमिक्स में। ऑल्दो प्राइस यहाँ पे क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग इसको कहाँ प्लॉट होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे प्लॉट होना चाहिए। लेकिन इकोनॉमिस्ट हमेशा प्राइस को कहाँ प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पे। वो कहते हैं इस तरीके से रीड करना ग्राफ आसान हो जाता है, ठीक है ना। और इसके पीछे और भी रीजंस हैं जो अभी इस टाइम पे मैं आपको नहीं दे सकती। इंशाल्लाह चैप्टर 2 के एंड में एक कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ इसको मज़ीद डिटेल में बात करूँगी इस पर, ठीक है ना। तो हमने वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस प्लॉट करनी है हमेशा, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करेंगे, क्वांटिटी डिमांड। फिगर्स प्लॉट करने का तरीका आप लोगों को पता है। फिगर्स प्लॉट करते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि डिस्टेंस और डिफरेंस सेम होना चाहिए इस अलोंग दी एक्सिस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ले रहे हैं कि 0 के बाद आपने जो 10 लिया है वो यहाँ लिया है, तो आपने 10 का जो डिफरेंस है उसके लिए कितना डिस्टेंस यूज़ करा है, इतना डिस्टेंस यूज़ करा है। अब जब आप 20 लेंगे तो वो आप यहाँ नहीं ले सकते 20, ठीक है ना। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा।
कि अगर आपने 10-10 का ही डिफरेंस लेना है तो डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा थ्रू आउट। इसी तरीके से आपने यहाँ पे, अच्छा अब अलोंग द एक्सेस की बात फॉलो की जाएगी। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे हमेशा लेते हुए 2 बॉक्सेस का डिफरेंस लिया तो यहाँ पे भी इतना ही लेंगे। अलोंग द एक्सेस इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी ले सकती हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस एक्सेस में मैंने सेम इस पैटर्न को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि 1 यहाँ पे लिखा 2 यहाँ लिख दिया, ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो अलोंग द एक्सिस डिफरेंस और डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब ग्राफ प्लॉट करना बहुत सारे आप लोगों को आता ही होगा कि हम कह रहे हैं कि भाई इनिशियली जब प्राइस 1 है तो डिमांड 50 है, तो 1 से हम आगे की तरफ आएंगे और 50 से ऊपर की तरफ आएंगे। नॉर्मली ये डॉटेड लाइंस जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इकोनॉमिक्स में। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये डॉटेड लाइंस यूज़ करते हैं। 2 प्राइस पे डिमांड 40 है। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम है या होती हो? शाहज़ेब आपके लिए क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, सही है ना। तो ग्राफ से रिलेटेड कोई भी जहन में कन्फ्यूजन है तो फ़ौरन से पूछ लेना। आ रहा है समझ में? तो हम कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स देख रहे हैं कि किस प्राइस पर क्या डिमांड है, ठीक है ना। तो उस प्राइस से आगे की तरफ आ रहे हैं हम, और फिर डिमांड से हम इस तरीके से ऊपर की तरफ आएंगे और हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, जिस पे हम कह रहे हैं। यहाँ पे आप समटाइम ब्रैकेट में भी लिख रहे होते हो कि प्राइस जब ये, तो वो हम ज़रूरी नहीं है हमारे, हम कोई मैथ्स नहीं कर रहे, बस इतना काफ़ी है। ये 5 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। जब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास एक कर्व आ जाएगा जिसे हम कहते हैं डिमांड कर्व। अब स्टूडेंट समटाइम ये भी क्वेश्चन पूछते हैं मिस ये कर्व तो नहीं है, ये तो लाइन बना दिया आपने और आप इसको कह रही हैं डिमांड कर्व। तो भाई कर्व की डेफिनेशन पढ़ के आए। कर्व की डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना। कर्व कैन बी लीनियर और कैन बी नॉन लीनियर। हमने लीनियर कर्व बनाया है, तो कभी भी आपसे कोई ये बात बोले तो उसको जवाब दे दीजिएगा कि भाई कर्व की डेफिनेशन कोई ये डेफिनेशन नहीं है कि कर्व नॉन लीनियर ही होगा, कर्व लीनियर भी हो सकता है। कर्व या लाइन का मतलब क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स को हम कर्व या लाइन कह रहे हैं, ठीक है। तो वो तो हमने पॉइंट्स का एक सेट ऑफ पॉइंट्स हमने लिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके बनाया है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डिमांड कर्व आ गया। अच्छा, अब इस डिमांड पर जो स्लोप जो है आपको दिख रहा है डिमांड कर्व का, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है या अपवर्ड स्लोपिंग है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट समटाइम यहाँ से देखने लग जाता है मीन्स यूँ भी तो जा रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जब भी 2 वेरिएबल का हमारे पास इनवर्स रिलेशन आएगा, नेगेटिव रिलेशन आएगा, तो हमेशा जो भी कर्व बनेगा, चाहे वो लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ठीक है ना। कभी भी अपवर्ड स्लोपिंग नहीं बनेगा। तो क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का क्या रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इस वजह से जो हमारे पास डिमांड कर्व बना है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है, जिसको हम नेगेटिवली स्लोप भी कह सकते हैं। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है डिमांड कम हो रही है, ठीक है। इसको जो स्टूडेंट्स कॉपी करना चाहते हैं वो कॉपी कर लें। हमारी क्लास का टाइम 10:30 है, तो टाइम तो हमारा हो गया है। थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे क्योंकि आपको दिख रहा है कि हमें कोई एक नया स्टूडेंट दिख जाता है। अच्छा, आपने ऑनलाइन लिया करती थी ये, मतलब ये आपने ज्वाइन वैसे अभी किए या आप शुरू से ही आपने ज्वाइन किया हुआ था? ज्वाइन अभी किया है ना। तो हमें हर क्लास में हो सकता है कि कोई एक नया चेहरा देखे, इस वजह से बेहतर है कि अभी थोड़ा सा शुरू के 10 दिन हम थोड़ा सा स्लो लेकर चलेंगे, ताकि जो आएँ देर से ज्वाइन करें उनके लिए कवर करना मुश्किल ना हो, ठीक है। ये PDF मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी, ठीक है। जो भी लेट ज्वाइन कर रहा है, आपके क्वेश्चन का बस आंसर कर देती हूँ कि वाई वी आर नॉट स्टार्टिंग डिमांड और प्राइसिंग फ्रॉम ओरिजिन। आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट।
आप कर्व की बात कर रहे हो कि वो ओरिजिन अगर तो आप कह रहे हैं कि कर्व ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, तो कर्व ओरिजिन से कैसे स्टार्ट हो सकता है? क्योंकि आप देखो ना कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होते हैं वो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट हो ही नहीं सकते। हाँ, अपवर्ड स्लोप अगर हम कोई कर्व बनाएंगे तो दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, लेकिन ये कि ये तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, इसमें ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा हमें। यानी अगर हम कह रहे हैं कि किसी चीज़ की कोई प्राइस ही नहीं है, ज़ीरो प्राइस है, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई, अगर कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, वैसे तो कोई ऐसी इकोनॉमिक गुड्स में तो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, तो उसकी कोई मैक्सिमम डिमांड आ रही होगी। एक चीज़ मुफ्त है तो उसकी मैक्सिमम डिमांड आ रही होगी, तो उसकी भी ज़ीरो प्राइस पर भी हमारी जो मैक्सिमम डिमांड होगी वो यहाँ कहीं आएगी, ठीक है। तो कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, डिमांड कर्व। बाकी ये कि अगर मैं आपका पॉइंट नहीं समझ पाई हूँ तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर दो, तो मैं इंशाल्लाह ऑडियो में आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो मैं क्लास एंड कर रही हूँ अभी।